अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन के अंदर गज़ा की पट्टी पर इसराइल ने बमबारी की है और पिछले 2 दिन से मुसलसल बमबारी जारी है और 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उसको भी बमबारी के ज़रिए से शहीद किया है इसराइल की जानिब से। तो ये अलमनाक वाक़या हो रहा है रमज़ान शरीफ के अंदर, और रमज़ानुल मुबारक जो एक मुक़द्दस महीना है जहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो रोज़े रखते हैं और रमज़ान में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और फिर जो गैर मुस्लिम हैं वो भी मुसलमानों का रमज़ान में एहतराम करते हैं। लेकिन इसराइली यहूदी जो हैं वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं फ़लस्तीनियों को। आखिर उम्मत मुस्लिमा कहाँ गई, आखिर मुसलमान क्यों खामोश हैं? और ये सिर्फ एक मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन हो रहा है। और फिर जो ज़ख्मी लोग हैं उनको इलाज के लिए कहीं और जाने भी नहीं दिया जाता, और जो गज़ा की पट्टी है उसे सील कर दिया गया है। मिस्र के साथ जो उनकी सरहद है उसे भी बंद कर दिया गया है। तो आखिर इस्लामी दुनिया, मुसलमान कब जागेंगे, कब अपने मजलूम मुसलमानों की हिमायत करेंगे? ये बात हकीकत है कि अगर आज फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं वो क़िबला अव्वल की हिफाजत की खातर अपना खून दे रहे हैं, तो कल और दूसरी तरफ से मुसलमान जो हैं बाकी दुनिया के वो खामोश हैं। अगर इसी तरह खामोश रहे तो बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह से यहूदियों के मज़ालिम शुरू हो जाएंगे, बल्कि अब भी शुरू हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों का आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए मुसलमानों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस्लामी दुनिया को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पर बात कर लेते हैं। ये खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान तो चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अब भी तकरीबन 8 से 9 रुपये जो है वो पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है, और पेट्रोल में इजाफे के बाद बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। दूसरी तरफ से IMF से पाकिस्तान कर्जा लेने जा रहा है और जून में बजट बनना है। इससे पहले एक IMF के जो मुलाजिम थे, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उनको मुशीर ख़जाना बनाया गया। और अब जो है एक और नई खबर सामने आई है कि गवर्नर स्टेट बैंक, जो पाकिस्तान के तमाम बैंकों के और तमाम माली मामलात को देखता है स्टेट बैंक, उसके गवर्नर को तब्दील कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जो तारिक बाजवा थे, इनकी कारकर्दगी अच्छी थी या नहीं थी? इस हवाले से तहरीक इंसाफ तो यही कहती है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी भी यही कह रहे हैं, इस वजह से उन्हें हटाया गया है। लेकिन जो नया गवर्नर स्टेट बैंक आया, डॉक्टर रजा बाकिर, इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ात हैं, शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि ये सन 2000 से यानी 19 साल से IMF के बाकायदा मुलाजिम हैं, और IMF जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क का संजीदगी से कोई उसका खैर खा नहीं है, बल्कि IMF जो है वो तमाम के तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं जिनके साथ उनके मामला चल रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कर्जों के अंदर मुल्कों को डुबोना IMF का ये एक वतीरा है। यही वजह है कि डॉक्टर रजा बाकिर 18 साल से IMF के मुलाजिम हैं, और जिस शोबे में मुलाजमत कर रहे हैं वो भी डेट पॉलिसी है, यानी कि मुल्कों को कर्जे देकर उनसे कर्जे फिर वैसे सूद के साथ कैसे वापस लेने हैं, ये इनकी जॉब रही है। उनको मिस्र से बुलाया गया और पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसे मुतय्यन कर दिया गया है, स्टेट बैंक उनके हवाले कर दी गई है, और फिर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये क्या खिलवाड़ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर के? मुल्क को एक तरफ से डुबोया जा रहा है कर्जों के अंदर, दूसरी तरफ से अवाम को महंगाई के नीचे गिराया जा रहा है, अवाम के ऊपर महंगाई मुसल्लत की जा रही है, और फिर तीसरी तरफ से IMF की शराइत मानी जा रही हैं, और IMF के जो गवर्नर है, IMF के जो मुलाजिम हैं, वो पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज करवाए जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो मारने नहीं जा रहे हैं? ये इमरान खान का मुस्तकबिल जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो इंतहाई खतरनाक है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये IMF जो है ये ले डूबेगी, और जहां 100 अरब से जायद पाकिस्तान पर कर्जे जड़े हुए हैं, ये इससे भी दुगना हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान की हुकूमत को इस तरह के फैसले करने से बाज आना चाहिए, और आवाम को इमरान खान की हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो इस तरह के मुल्क की सलामती के खिलाफ फैसले ना करवाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं, और ये खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर चांद देखने का जो मामला है हमेशा से मुतनाज़ा रहा। ईद कौन से दिन रखी जाएगी, रोज़ा पहला कब होगा, मुहर्रम पहली कब होगी, तो ये हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा है। यही वजह है कि पेशावर और KPK के जो इलाके के लोग हैं उनके यहाँ ईद उनकी अलग होती है और पाकिस्तान के बाकी शहरों में ईद अलग होती है। अब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई है जो आइंदा 10 सालों के लिए मुस्तकिल तौर पर कैलेंडर जो है वो वज़ा करेगी, और उसके मुताबिक जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो ईद भी मनाएगी और रमज़ान का रोज़ा भी रखेगी, और इसके साथ साथ जो बाकी जो इस्लामी महीने हैं उनका भी फैसला
उसी कैलेंडर के मुताबिक होगा। अब इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इस कमेटी के अंदर किसी भी आलिम दीन को शामिल नहीं किया गया, साइंटिस्ट लोगों को शामिल किया गया है और बाकी लोगों को शामिल किया गया है। सवाल यह है कि चांद देखने का जो मामला है ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का, ठीक है इसका भी इसमें दखल होगा, लेकिन इसमें उलमाए किराम का बुनियादी तौर पर अमल दखल है, उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? रोयत हिलाल कमेटी को पहले खत्म करने की बात की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अब जो है इस तरह का ये फैसला आया है। ये इंतहाई खतरनाक फैसला है। इसमें अगर ये कैलेंडर वजह करना है अच्छी बात है, बाकी दुनिया में भी यूरोप के बाकी ममालिक जो हैं वो भी कैलेंडर के मुताबिक रोजा रखते हैं, ईद करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें उलमाए किराम को कम से कम जरूर शामिल करना चाहिए। उनके बगैर अगर इस तरह का फैसला होता है तो फिर इसे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम जो है वो इसे कबूल नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर ईरान और अमेरिका के मुतालिक है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग तो चल रही है, तनाज़ा और कशीदगी तो हम देखते रहते हैं, और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जहां जोहरी तवानाई की वजह से ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, अब अमेरिका भी पीछे हट गया है। अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान जो है बाकी मुल्कों के साथ जोहरी मामलात जारी रख सकता है, और यूरोप के ममालिक ने इस पर बड़ा प्रेशर किया था अमेरिका पर। इस वजह से अमेरिका जो है वो ज़रा पीछे हट गया है, और अब सूरत हाल ये है कि उन्हें आर्जी तौर पर इस्तिस्ना दे दिया गया है कि ईरान जो है कुछ मुल्कों के साथ जो है वो जोहरी तवानाई के मामलात कर सकता है। मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं कि ईरान और अमेरिका में कोई जंग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के हलीफ हैं और पसे पर्दा इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बज़ाहिर मर्ग पर अमेरिका ईरान के अंदर लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान, अमेरिका, इसराइल और इसी तरह से जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हैं, और हदफ क्या है? इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मिडिल ईस्ट को, मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, बिलखुसूस सऊदी अरब को, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का एक माहौल पैदा करवाना कि जिससे दुनिया के अंदर इस्लामी दुनिया, मुसलमान जो है वो कमज़ोर हो जाए, तकसीम का शिकार हो जाए। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर भी है कि ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, उनके भाई हैं हुसैन फरीदून, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। करप्शन के इल्जामात थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अली खामनाई पर $200 अरब के असासों का केस सामने आया था। ईरान की आवाम जो है वो गुर्बत का शिकार है, मुफलिसी का शिकार है, बेरोजगार है, वहां पर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से वहां के आला ओहदों पर करप्ट लोग फाइज हैं। ये ईरान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। ईरान की हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी आवाम को वसाइल दें, अपने आवाम के वसाइल पर कब्जा ना करें, और हुसैन फरीदून जो है हसन रूहानी के जो भाई हैं उन पर करप्शन का केस होना और उनको गिरफ्तार करना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है ईरान के अंदर बददियानती, करप्शन और खयानत का। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका अगरचे छोटा सा मुल्क है और इसकी सरहद समंदर के अंदर है, एक जजीरा नुमा मुल्क है। वहां पर 21 अप्रैल को 8 बम धमाके हुए थे, जिसमें 300 के करीब लोग मारे गए थे, ज्यादातर ईसाई लोग मारे गए थे उसमें। और बाद में तहकीकात ये सामने आई कि जो लोग धमाकों में मुलविस थे वो इंडिया से तरबियत याफ्ता थे। अब एक और खबर सामने आ रही है कि इस श्रीलंका के अंदर जो धमाके हुए हैं उसके पीछे आलमी साजिश जो है वो सामने आई है। साजिश ये है कि नेटो, जिसके अंदर तकरीबन 30 के करीब ममालिक शामिल हैं, 26 के करीब यूरोप के ममालिक शामिल हैं, और अमेरिका और कनाडा वगैरह भी उसके अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। और नेटो के जो अड्डे हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा नेटो का अड्डा है, जहां से अमेरिका और यूरोप जो है नेटो शाम के अंदर बमबारी करवाते रहे, यमन के अंदर बमबारी करवाते रहे और बाकी इस्लामी दुनिया को मारते रहे। तो अब नेटो ने अपने अड्डों को मजीद बढ़ाने के लिए, यानी अपने बेसिस को मजीद एशिया के अंदर फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवाई है। यह खबर सामने आई है कि श्रीलंका के अंदर जो धमाका हुआ है उसके पीछे असल हदफ जो था वो नेटो का था। नेटो के अड्डों को, नेटो के जो बेसिस हैं उनको वहां पर बढ़ाना था, इसी वजह से वहां पर हमला हुआ है। अब यह अफसोसनाक बात है कि मुसलमानों का, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि बाकी दुनिया का भी खून बहाकर, अपना असलहा बेचकर, अपने मफादात की खातिर मासूम लोगों को मारा जाता है। इसलिए हम पहले भी कहते रहे हैं कि इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को जोड़ना यह सरासर बददियानती और मुनाफकत है। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो आम इंसान के कत्ल को भी हराम करार देता है, तो कैसे मुमकिन है कि वो ईसाइयों को कत्ल के जवाज का मौका फराहम करता हो। असल में ईसाइयों का जो कत्ल हुआ है श्रीलंका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, इसके अंदर जो लोग मुलव्विस हैं वो वही लोग हैं जो असले के व्यापार हैं। और ये वो कौन लोग हैं? या अमेरिका है इसके पीछे, या फिर यूरोपियन ममालिक हैं। और मैं इसमें रशिया को और चाइना को और बाकी जो ममालिक हैं उनको मैं बिल्कुल भी इसमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दूंगा। मैं ये समझता हूं कि सारे के सारे लोग एक पेज पर हैं। मासूम लोगों का कत्ल जहां भी हो गलत है।
इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। मुसलमानों को, ईसाइयों को और बाकी मज़ाहिब के लोगों को मिलकर आलमी दहशत गर्दों से निमटना होगा, जिनका कोई मज़हब नहीं है, जो चाहते हैं कि खून बहाकर अपनी सियासत को बरकरार रखा जाए, इक़्तिदार तक पहुंचा जाए और माली मफादात जो हैं समेटे जाएं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।